हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? ये क्लास यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, लेखपाल अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। जो लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो लोग देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। तो हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। इसमें है वैदिक संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चंस जो किए थे, बाकी बचे क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ठीक, तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन दिया है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को। ऑप्शन बी दिया है पहले मंडल से 6वें मंडल तक को। ऑप्शन सी दिया है तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक। ऑप्शन डी दिया है चौथे मंडल से 9वें मंडल तक को। तो जो ऋग्वेद में 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है वो किनको कहा जाता है? तो वो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के जो है मंडल को जो है क्या कहा जाता है? वंश मंडल या गोत्र मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है ऋग्वेद, ऑप्शन बी दिया है यजुर्वेद, ऑप्शन सी दिया है सामवेद, ऑप्शन डी दिया है अथर्ववेद। तो किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो वो अथर्ववेद में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, आर्य शब्द इंगित करता है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है नृजाति समूह को, ऑप्शन बी दिया है यायावरी जन को, ऑप्शन सी दिया है भाषा समूह को, ऑप्शन डी दिया है श्रेष्ठ वंश को। तो जो आर्य शब्द है वो किसके लिए अंकित किया जाता है? तो वो श्रेष्ठ वंश के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है 7, ऑप्शन बी दिया है 8, ऑप्शन सी दिया है 9, ऑप्शन डी दिया है 10। तो जो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है वो कितनी है? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, आर्य भारत में संभवतः आए। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है यूरोप से, ऑप्शन बी दिया है मध्य एशिया से, ऑप्शन सी दिया है पूर्वी एशिया से, ऑप्शन डी है अन्य क्षेत्रों से। तो जो आर्य भारत में आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ठीक, देखिए गद्य रूप में भी कौन सा वेद रचित है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है ऋग्वेद, ऑप्शन बी दिया है यजुर्वेद, ऑप्शन सी दिया है सामवेद, ऑप्शन डी दिया है अथर्ववेद। तो कौन सा वेद है जो गद्य रूप में भी रचित है? तो वो यजुर्वेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी दिया है यजुर्वेद में, ऑप्शन सी दिया है सामवेद में, ऑप्शन डी दिया है अथर्ववेद में। तो सभा और समिति जो थी वो प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है सभा, ऑप्शन बी कह रहा है समिति, ऑप्शन सी कह रहा है विदथ और ऑप्शन जो डी है वो है परिषद। तो ऋग्वैदिक युग की जो सबसे प्राचीनतम संस्था थी वो क्या थी? जो ऋग्वेद की सबसे प्राचीनतम संस्था थी वो विदथ थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है?
ठीक, जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें सबसे ज़्यादा प्राचीन कौन है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है त्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी दिया है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी दिया है गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी दिया है पंचविश ब्राह्मण। तो किस ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण ग्रंथों में किसे सबसे प्राचीन माना जाता है? तो वो शतपथ ब्राह्मण को माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? देखिए, गोत्र व्यवस्था जो थी वो प्रचलन में कब आई? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी दिया है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी दिया है महाकाव्य काल में, ऑप्शन जो डी दिया है वो सूत्र काल में। तो जो गोत्र व्यवस्था थी वो कब आई थी? वो उत्तर वैदिक काल में आई थी। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है अनुलोम विवाह का अर्थ है। ध्यान से देखिए, अनुलोम विवाह। इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, इसको अनुलोम विवाह माना जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है निम्न वर्ण का पुरुष हो और उच्च वर्ण की नारी हो उसके साथ विवाह, और सी कह रहा है उच्च वर्ण का पुरुष हो और उच्च वर्ण की ही नारी हो तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। जो डी कह रहा है वो निम्न वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी, तो जो अनुलोम विवाह है वो क्या है? वो उच्च वर्ण का पुरुष हो और निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करे, वही अनुलोम विवाह होता है। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की जो नारी है उसके साथ विवाह हो रहा। और जो क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? यहाँ देखिए, प्रतिलोम विवाह मतलब कब माना जाता है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है। ऑप्शन बी कह रहा है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करती है। ऑप्शन सी कह रहा है जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है, और निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है, ये ऑप्शन डी कह रहा है। तो जो प्रतिलोम विवाह है वो क्या है? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है तो वो है प्रतिलोम विवाह, और जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ करता है तो वो है अनुलोम विवाह। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ करता है, जब उच्च कुल का व्यक्ति निम्न कुल की नारी से जो है विवाह करे तो वो अनुलोम विवाह हुआ, और जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ करती है शादी तो वो प्रतिलोम विवाह होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है वैदिक युग में यव कहा जाता था। ठीक, जो वैदिक युग में यव कहा जाता था किसे कहा जाता था? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है गेहूं, ऑप्शन बी दिया है जौ, ऑप्शन सी दिया है चावल, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो यव शब्द का प्रयोग था वो किसके लिए किया जाता था वैदिक युग में? वो जौ के लिए किया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है चावल, ऑप्शन बी दिया है गेहूं, ऑप्शन सी दिया है जौ, ऑप्शन डी दिया है कपास। देखिए, यव शब्द जो था वो जौ के लिए और व्रीहि शब्द किसके लिए किया जाता था? तो जो व्रीहि शब्द है वो चावल के लिए किया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है अथर्व का अर्थ है। ध्यान से देखिए, अथर्व का अर्थ है। तो ऑप्शन इसमें दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है पवित्र जादू, और ऑप्शन बी दिया है यज्ञ, ऑप्शन सी दिया है स्तुति, ऑप्शन डी दिया है दर्शन। तो अथर्व का अर्थ जो है वो क्या है? वो पवित्र जादू है। अथर्व का जो अर्थ है वो पवित्र जादू माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है सुमेलित कीजिए। देखिए, यहाँ शिक्षा ऑप्शन मतलब सूची 1 में दिया है शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद, और यहाँ देखिए ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र। ठीक, तब इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा जो है कल्पसूत्र से क्या है? कर्मकांड है। ठीक, कल्पसूत्र से देखिए यहाँ
कल्पसूत्र से क्या है यहाँ, कल्पसूत्र कल्पकांड का, ठीक। और जो छंद है वो छंद शास्त्र से है, ठीक। और देखिए शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से क्या है, निरुक्त है। और जो ध्वनि शास्त्र है ये शिक्षा से है, ठीक। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, ठीक। इसमें कह रहा है प्राचीनतम व्याकरण जो अष्टाध्यायी है इसके रचनाकार कौन है। तो ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है गौतम, ऑप्शन बी दिया है कपिल, ऑप्शन सी दिया है पतंजलि, ऑप्शन डी दिया है पाणिनि। तो जो व्याष्टाध्यायी के रचनाकार हैं वो किसे माना जाता है, वो पाणिनि को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, ठीक। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है मनु स्मृति, ऑप्शन बी दिया है याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन सी दिया है नारद स्मृति, ऑप्शन डी दिया है पाराशर स्मृति। तो जो किस स्मृति को सबसे प्राचीनतम माना जाता है, तो वो मनु स्मृति को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, ठीक। आदि काव्य की जो संज्ञा है वो किससे दी जाती है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है रामायण, ऑप्शन बी दिया है महाभारत, ऑप्शन सी दिया है गीता, ऑप्शन डी दिया है भागवत पुराण। तो जो आदि काव्य की संज्ञा है वो किसे दी जाती है, तो वो आदि काव्य की संज्ञा जो है वो रामायण को दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है प्राचीनतम पुराण है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है मत्स्य पुराण, और ऑप्शन बी दिया है भागवत पुराण, ऑप्शन सी दिया है विष्णु पुराण, ऑप्शन डी दिया है वायु पुराण। तो सबसे प्राचीनतम पुराण किसे माना जाता है, तो वो मत्स्य पुराण को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, ठीक। देखिए ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी वो किसे माना जाता था। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है सिंधु, ऑप्शन बी दिया है सरस्वती, ऑप्शन सी दिया है परुश्री, ऑप्शन डी दिया है सतुद्री, ठीक। तो इसमें देखिए ऋग्वेद में जो सबसे प्राचीनतम नदी है वो सरस्वती को माना जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है कुल या कुटुंब, ऑप्शन बी दिया है ग्राम, ऑप्शन सी दिया है विश्व, ऑप्शन डी दिया है जन। तो वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वो क्या थी, वो कुटुंब या कुल था, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी, ठीक। ऋग्वैदिक काल में ऐसा कौन सा देवता था जिसकी स्तुति के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है इंद्र, ऑप्शन बी दिया है अग्नि, ऑप्शन सी दिया है वरुण, ऑप्शन डी दिया है सूर्य। तो जो 250 सूक्तों की रचना की गई थी वो किसे, वो इंद्र, ठीक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है किस वेद में सभा और नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुउल्लंघनीय कहा गया है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है ऋग्वेद, ऑप्शन बी दिया है यजुर्वेद, ऑप्शन सी दिया है सामवेद, ऑप्शन डी दिया है अथर्ववेद। तो मतलब किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुउल्लंघनीय कहा गया है, ठीक। किसको कहा गया है, किस मतलब वेद में कहा गया है, तो वो कहा गया है अथर्ववेद में, ठीक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, ठीक। किस रचना में जो नारी को सुरा और पासा के साथ 3 बुराइयों में
मतलब लोग कहते नहीं कि 3 जो है बुराइयां हैं, तो वही है। इसमें देखिए नारी को सुरा और पासा के साथ जो है 3 बुराइयों में शामिल किया गया। कौन सी रचना थी? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है मैत्रायणी संहिता, ऑप्शन बी दिया है जाबाल उपनिषद, ऑप्शन सी दिया है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी दिया है छांदोग्य उपनिषद। तो कहाँ मतलब कहा गया है नारी को 3 बुराइयों में शामिल? मैत्रायणी संहिता में। कहाँ कहा गया है? मैत्रायणी संहिता में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ठीक, जो उत्तर वैदिक काल में कौन देवता थे जिनको मतलब सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था? तो ऑप्शन ए दिया है प्रजापति, ऑप्शन बी दिया है इंद्र, ऑप्शन सी दिया है विष्णु, ऑप्शन डी दिया है रुद्र। तो किसे था सर्वोच्च स्थान प्राप्त? प्रजापति को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है सुमेलित करें। इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन मतलब इसमें दिया है जो सूची 1 में दिया है राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निशोम यज्ञ। ठीक, तो इसमें देखिए जो दिया है इसका राजसूय यज्ञ कब होता था? देखिए अश्वमेघ यज्ञ कब होता था, अग्निशोष्टम यज्ञ कब होता था? तो इसमें देखिए इसका होगा राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ जो था वो क्या था? वो राजसूय यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ कब किया जाता था? जब राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु क्रिया जो है मतलब जो किया जाता था, बढ़ाने के लिए जो किया जाता था यज्ञ, वही था अश्वमेध यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ जो था वो शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। हाँ, ये हुआ। अब अग्निष्टोम यज्ञ यही होगा, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला और सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या दिया है? ऋग्वेद में उल्लिखित नाम दिए हैं और सूची 2 में क्या दिया है? आधुनिक नाम। तो ये नदियों के नाम है। देखिए परुसड़ी जो है वो किस नदी को कहा जाता था? इसका आधुनिक नाम क्या है? ये प्राचीन नाम है इसका। ठीक, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, परुसड़ी नदी को रावी नदी कहा जाता था। ठीक, और शतुद्री को सतलज और अस्किनी को चिनाब, बिपाशा को व्यास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ठीक, जो संस्कार हैं वो कितने संस्कार माने गए हैं? तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है 14, ऑप्शन बी दिया है 15, ऑप्शन सी दिया है 16, ऑप्शन डी दिया है 18। तो जो संस्कारों की संख्या है वो कितनी मानी गई है? कितने संस्कार होते हैं? एक मनुष्य के कितने संस्कार होते हैं? तो 16 संस्कार। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है ब्रह्म सुमेलित कीजिए। इसमें भी देखिए इस टाइम ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं कूट वाले। तो देखिए इसमें देखते हैं, पूछा है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। ठीक, तो इसमें क्या है? देखिए ब्रह्म विवाह जो दिया है इसमें क्या होगा? ब्रह्म विवाह क्या है? समान वर्ण या जाति का विवाह जो होता है वो ब्रह्म विवाह होता है। ठीक, ये हुआ। जो दैव विवाह होता है वो पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, ये दैव विवाह होता है। ठीक, ये हुआ। और जो आर्ष विवाह होता है वो क्या होता है? वो कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, ये आर्ष विवाह होता है। ठीक, और जो प्रजापत्य विवाह है ये बिना दहेज का विवाह होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? सब एक दूसरे से है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है सुमेलित कीजिए गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ठीक, इसमें भी देखिए
इसमें क्या गंधर्व विवाह, क्या गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह माना जाता है। ठीक, ये हुआ। आसुर विवाह जो है वो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह ही आसुर विवाह होता है। ठीक, और जो राक्षस विवाह है वो ये देखिए, राक्षस विवाह जो पराजित राजा की कन्या का या अपहरण की गई कन्या के साथ किया गया विवाह जो राक्षस विवाह होता है। ठीक, और जो पैशाच विवाह है वो क्या है, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। ठीक, ये हुआ पैशाच। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है 3 ऋण, ठीक, 3 ऋण में शामिल नहीं है। क्या, कौन सा ऋण जो है 3 ऋण में शामिल नहीं है। ठीक, तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है देव ऋण, ऑप्शन बी दिया है पितृ ऋण, ऑप्शन सी दिया है ऋषि ऋण, ऑप्शन डी दिया है मातृ ऋण। तो जो ऋणों में शामिल नहीं है वो कौन सा ऋण है, वो मातृ ऋण है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृत है। ठीक, इसमें देखिए ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो मृदभांड संस्कृति है, ऑप्शंस दिए। ऑप्शन ए दिया है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, और दूसरा दिया है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, और सी जो दिया है वो ए और बी दोनों, मतलब ओसीपी संस्कृत और पीजीडब्ल्यू संस्कृत, ये दोनों, मतलब देखिए ये गेरुवर्णी मृदभांड, ठीक, संस्कृत और चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृत, और ऑप्शन जो डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसका जो है ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो मृदभांड संस्कृत है वो क्या है, गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृत। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृत है। ठीक, क्या है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृत है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृत, ऑप्शन बी दिया है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृत, ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर वैदिक काल से जो संबंधित मृदभांड संस्कृत है वो क्या है, वो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृत है। ठीक, अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया। ठीक, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन में प्रकाश में आया। तो इसका जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है आलमगीरपुर, ऑप्शन बी दिया है भगवानपुर, ऑप्शन सी दिया है हस्तिनापुर, ऑप्शन डी दिया है कुरुक्षेत्र। तो कहाँ से ये उत्खनन में प्रकाश में आया, तो ये भगवानपुर होगा। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। आप लोग अगर कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें, और हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जो है अगली क्लास में करेंगे। और जो लोग पिछली क्लास को नहीं देखे हैं वो लोग अवश्य देख लें, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।